बार पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ चुके हैं। नहीं, जब से इलेक्शन, अब मिडिल ईस्ट का वॉर तो जब शुरू हुआ, पर हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि उस समय पे आने वाले 5 राज्य के चुनाव थे, उसमें सबको कहा गया देखिए कि हम एक्साइज ड्यूटी कम कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, कोई पेट्रोल की किल्लत नहीं, कोई डीजल की किल्लत नहीं। अभी इंटीरियर महाराष्ट्र में आप देखिए कितनी पेट्रोल की किल्लत है, अभी किसानों को डीजल की जरूरत पड़ेगी, उसमें भी शॉर्टेज पड़ रही है। पर हमें ये बोला जा रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है। मारा मारी पे कल लोग उतर आए थे, ये फोटोज गवाह है, पर फिर भी ये कहा जा रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है। 1 महीने लगातार किसी तरीके का हमने प्राइस राइज नहीं देखा, और जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ और जैसे ही रिजल्ट सामने आए, लगातार फ्यूल प्राइसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। पर देश को यह आश्वासन नहीं दिया जा रहा है कि जहां रशिया हमें कम दामों में तेल देती है, क्या हम उनसे खरीद रहे हैं, क्या यूएस हमें मजबूर करे। अभी मार्को रूबियो जी यहाँ पे आए हैं, इंडिया आए हुए हैं, इंडिया में आकर उनकी फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग्स होंगी। पर उससे पहले, फ्लाइट टेक ऑफ करने से पहले, अमेरिका से पहले उन्होंने क्या कहा कि हम वेनेजुएलन ऑयल खरीदने को इंडिया को दबाव डालेंगे। हाँ, वेनेजुएलन प्राइम मिनिस्टर इंडिया आने वाले हैं, वो भी दबाव डालेंगे, यूएस से वो तेल खरीदेंगे। तो मैं जानना चाहती हूं कि ये जो टैरिफ के साथ साथ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ साथ जो हमने कॉम्प्रोमाइज किया है, स्ट्रेटेजिक जो हमारा डिसीजन मेकिंग पावर है, हमने यूएस के कंधों पे छोड़ दिया है, ये कहां तक सही है। तो लगातार दाम बढ़ना, ये सिर्फ एक टेम्पररी मेजर था इलेक्शन जीतने के लिए। अब जो भार उठ आएगा जनता पे ही आएगा, और जो कमी दिख रही है, पावर शॉर्टेज हो रहा है, पावर कट्स हो रहे हैं दिल्ली जैसे शहर में, साउथ मुंबई जैसे एरियाज में, तो उससे दिखा रहा है। और जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप लोग वर्क फ्रॉम होम करिए, आप स्कूल घर से करिए, ऑनलाइन क्लासेस करिए, तो दिखा रहा है कि इस सरकार ने जो तैयारी होनी चाहिए थी, वो तैयारी उनके पास थी नहीं। जो आपने कहा मार्को रूबियो, उनका भी बयान आया कि जो वेनेजुएला के इंटरिम प्रेसिडेंट हैं वो इंडिया आने वाले हैं। इसको लेके काफी विवाद हुआ, कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाया गया, आपकी तरफ से भी, कि दूसरे देश का जो है वो इस तरह से भारत के बारे में बयान दे रहा है कि वेनेजुएला के इंटरिम प्रेसिडेंट जो हैं वो यहाँ विजिट करेंगे। देखिए, देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा जब इंडिया और पाकिस्तान का एस्केलेशन हो रहा था, और जब पाकिस्तान ने जो आतंकवादी हमला हुआ था और हमने जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म करते हुए हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था, तो उसका डी एस्केलेशन का जो मैसेज था हमें सीधा अमेरिकन प्रेसिडेंट ने दिया था। हमारे देश के प्रधानमंत्री से पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट बता रहे हैं कि डी एस्केलेशन हो रहा है। उसमें मार्को रूबियो और जेडी वैंस भी शामिल थे जो ये अनाउंसमेंट हुआ था, क्योंकि उन्होंने रीट्वीट किया था। वैसे ही जब यूएस इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, तो यूएस की तरफ से बात आई कि इंडिया ने हामी भरी है इस बात की कि अब रशिया से वो तेल खरीदना बंद कर देंगे। इंडिया ने ये कमिटमेंट किया है कि $500 बिलियन का ट्रेड करेंगे। तो ये हमारे देशवासियों को फिर से सरकार की तरफ से नहीं आया, सीधा अमेरिका के हवाले से आया। अब ये तीसरी बार हो रहा है कि वेनेजुएलन ऑयल खरीदने पे दबाव डाला जाएगा, इंडिया पे दबाव डाला जाएगा। वो मार्को रूबियो हमें बता रहे हैं, और वेनेजुएलन इंटरिम प्रेसिडेंट जो हैं वो इंडिया आने वाले हैं। देश को नहीं अवगत कराया गया था, वो फिर से मार्को रूबियो की तरफ से प्रस्ताव आ रहा था। तो कहीं ना कहीं वही, जैसे मैंने पिछले सवाल का आपका जवाब दिया, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हमारी जो भी आर्थिक नीतियां हैं, जो फॉरेन पॉलिसी है, जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी नीड्स हैं, वो जो भी नेशनल सिक्योरिटी नीड्स हैं, वो कहीं ना कहीं यूएस से डिक्टेट हो रही हैं। तो ये तो सरकार को क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि क्या, कितना इसमें सत्यता है, और क्यों देश की जनता को इस तरीके का जो सच्चाई है, सच्चाई नहीं बताई जा रही है। हरभजन सिंह ने ट्वीट करके कहा, राज्यसभा को लेके सवाल उठाए, आम आदमी पार्टी पे सवाल उठाए, और कहा कि सही मौका आएगा तो बाकी भी चीजों का जवाब दूंगा। नहीं, इससे सही मौका क्या है? अब आप देश की सबसे बड़ी और सबसे अमीर पार्टी के आप सदस्य बन चुके हैं, आप एक इम्पॉर्टेंट हस्ती हैं, आपने क्रिकेट फील्ड से लेकर अपनी बॉलिंग के माध्यम से देश का नाम ऊंचा किया है। अब अगर आप जीरो टॉलरेंस टू करप्शन की बात भारतीय जनता पार्टी कहती है, और आप उनके संरक्षण में, आप उनके नेतृत्व में आप पहुंच चुके हैं आम आदमी पार्टी से राज्यसभा पाने के बाद, तो आपको ये सच्चाई बतानी चाहिए, जनता को बतानी चाहिए कि कहाँ कि कौन सही है कौन गलत है। तथ्यों के साथ आप लेकर आइए, और सोशल मीडिया के माध्यम की बजाय जरा जनता के सामने आकर बताइए कि कहाँ कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जनता के सामने नहीं रखी गई, और पंजाब का क्या बदकिस्मती रही, जो जैसे आप कह रहे हैं, क्या भ्रष्टाचार हुआ, क्या खरीद फरोख्त हुई, किसको राज्यसभा सीट खरीदने पे मिली, ये सारी चीजें, वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, और आप जब इस तरीके की बात करते हैं तो देश में हलचल मचती है। तो हलचल के साथ साथ
देश की जनता के सामने सच्चाई भी आनी चाहिए। जो नीट यूजी पेपर को लेके कहा, जो हैं वो कह रहे हैं कि 100% जो अब दूसरे एग्जाम होंगे वो इससे फ्री होंगे और कोई एरर नहीं होगा, ये धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से। धर्मेंद्र प्रधान देश के ऐसे एजुकेशन मिनिस्टर हैं जिनके नेतृत्व में यूजीसी गाइडलाइंस को लेकर प्रोटेस्ट हुए, जिनके नेतृत्व में नीट यूजी का 2026 में पेपर लीक हुआ, 2023 में हुआ, 2024 में फिर से बड़ा मामला बना था, 2025 में हुआ, और 2025 में क्योंकि बिग स्केल का नहीं था, ज्यादा उसके ऊपर हंगामा नहीं हुआ। फिर इतनी सारी जो एग्जाम्स हैं, CUET एग्जाम भी था, उसको भी रद्द किया गया। अब इस एग्जामिनेशन को, जो री एग्जामिनेशन हो रहा है जिसमें 22 लाख से ज्यादा बच्चे फिर से आकर, जो प्रभावित हुए हैं फिर से आकर एग्जाम देंगे, तब आप उनको आश्वासन दे रहे हैं। ये आश्वासन 2024 में हमने पार्लियामेंट में मेरे ही सवाल पे दिया था। तो 2 साल में आपने क्या काम किया वो देश की जनता को बताया ना। अभी वैसे ही CBSE में आप देखिए उनके मार्क्स के एलोकेशन में बच्चों को कितनी दिक्कत आ रही है। CBSE का सडनली उनको 3rd लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कर दिया गया है जिससे वो लोग फेमिलियर नहीं है। तो ये इस तरीके के एजुकेशन मिनिस्टर जो इतने नाकामयाब रहे, जो इतने बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करते हुए दिखे, और फिर भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं तय हो रही है, और फिर आकर ऐसे ऐसे आश्वासन दे रहे हैं, तो थोड़ा और मैं मानती हूँ ये ट्रिगरिंग होगा और बच्चों को और अपसेट करने की अपसेट करेगा। मैं कहती हूँ कि अगर आप सही मायने में अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं, सबसे पहले इस्तीफा इन्हीं का होना चाहिए। जो चीफ मिनिस्टर हैं पश्चिम बंगाल के, वो कह रहे हैं कि जो घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी हैं, उनको सीधा BSF को दिया जाए और कोर्ट में ना दिया जाए, लेंदी प्रोसेस होगा, इस तरह से। बंगाल में जनता ने भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया है, और जनता को जो वादे किए थे वो पूरा करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की बनती है। पर दुख इस बात का है कि अब तक जो पूरा कैबिनेट स्वेरिंग इन होना चाहिए था, वो अब तक कैबिनेट की घोषणा नहीं हुई है। कैबिनेट ने किसी तरीके का काम करना नहीं शुरू किया है। बस लंबी लंबी सिफारिशें हो रही हैं, और जाकर दिल्ली में जाकर डिसीजन मेकिंग हो रहा है कि कौन किसको क्या मंत्रालय मिलेगा। ये घुसपैठियों की बात नहीं है। पहले परमिशन ले रहे हैं केंद्र सरकार से कि आप पहले हमें ये बताइए कि हम किसको मंत्री पद दें, कौन सा जिम्मेदारी दें, फिर हम जाकर बंगाल की जनता की हम सेवा कर पाएंगे। तो मैं बस उनसे यही कहूंगी कि आपकी स्वेरिंग इन तो बहुत आन बान शान से हुई, जहां खुद प्रधानमंत्री जी आए। अब जिम्मेदारी है कि वेस्ट बंगाल की जनता की आवाज सुनकर जो वादे किए थे उसको पूरा करने में डटे रहें, और ये घुसपैठियों के नाम पे आप इंतजार कर रहे हैं उनके कैबिन के बाहर एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल के कौन मंत्री बनेगा, किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, ये थोड़ा दुखद है। आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वंदे भारत ट्रेन से शिरडी गए हैं। प्रधानमंत्री ने जब अपील की, है कुछ दिन पहले वो 2 व्हीलर पे भी गए थे, 2 व्हीलर के साथ साथ उनका पूरा कॉन्वॉय भी 2 व्हीलर पे था। फिर कुछ दिन बाद वो इकोनॉमी फ्लाइट लेकर वो बैंगलोर गए थे, अब वो वंदे भारत लेकर जा रहे हैं। ये स्वागत योग्य है। ये जो शुरू से ही मैंने कहा था कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देशवासियों से कह रहे हैं कि आप अपना उठना बैठना चलना फिरना विदेश जाना की यात्रा कैंसिल करो, वर्क फ्रॉम होम करो, ये सब करो, तो ये जो पूरा लंबा चौड़ा कैवलकेट जाता है सारे मंत्रियों के साथ एंड डेप्यूटीज के साथ, उसको भी खत्म करिए। प्रधानमंत्री ने खुद ने अपने कैवलकेट खत्म किया है। पर कुछ फोटोज ऐसे भी आए थे जो आई थिंक मुझे याद है नासिक या नागपुर की रीसेंट इवेंट में थे, जहां 23 गाड़ियों का काफिला मुख्यमंत्री जी के साथ चल रहा था। मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगी कि अगर कैवलकेट के बगैर नहीं चल सकते हैं, वो अपनी बता दें, पर इस तरीके से कि कभी हम वंदे भारत में हॉप ऑन कर गए, कभी हम इंडिगो में हॉप ऑन कर गए, ये दिखाने को कि वो बचत कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जनता के साथ चीटिंग हो गई है। जिस तरह से गरीब नगर वेस्टर्न रेलवे में जो डिमोलिशन ड्राइव हुई और 5 दिन हो गए, आज 5वां दिन है, उसको लेके काफी सवाल उठाए जा रहे हैं। नहीं, जो हो रहा है, जो इलीगल सो कॉल्ड इलीगल हटमेंट्स हैं, उनको साफ करने की काम दिया गया है, उस पर रोक भी लगी, उस पर वायलेंस भी हुआ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आप सारे स्टेक होल्डर्स से बात कर उनको कॉन्फिडेंस में लेकर अगर ये कार्रवाई करते, तो मैं मानती हूं कि ये ज्यादा एक ह्यूमेन तरीका होता कि इस गर्मी में, इस भारी गर्मी में, जब खुद इतने पावर कट साउथ मुंबई जैसी एरियाज फेस कर रहे हैं, दादर से लेकर साउथ मुंबई फेस कर रहा है,
उस समय पे आप किसी को बेघर कर दें, ये कहाँ तक सही है? कोई ऑल्टरनेट अरेंजमेंट बनाएं, कोई ह्यूमन तरीके से उनका इलीगल इंक्रोचमेंट को हटाएं, तो समझ में आता है। तो इसी वजह से हमें एक ऐसी स्थिति बनती हुई दिखी जहां पे एक डिस्ट्रस्ट का माहौल बना हुआ है। तो उसको कमी करने की जिम्मेदारी, डिस्ट्रस्ट को कम करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, और राज्य सरकार उस पर कार्रवाई करेगी, ये उम्मीद है।